नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के विषय में हम पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के जो भाग 4 है इसमें डीपीएसपी के विषय में चर्चा किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में चर्चा किया गया था। भाग 4 का जो संबंध है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, जिसमें आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है भाग 4 के संदर्भ में। उसके बाद आर्टिकल 37 को भी हमने समझा, जिसमें ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर राज्य डीपीएसपी को लागू नहीं कर रहे हैं तो इस बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से जो आर्टिकल 51 है, जिसका संबंध डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, इसके विषय में हमने पढ़ा, जिसमें कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 46 तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 47 के विषय में कि आर्टिकल 47 में किस विषय में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 47 यानी कि अनुच्छेद 47 का जो संबंध है ये किससे है? ये है संबंध पोषाहार उपलब्ध कराने से। पोषाहार उपलब्ध कराना। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाए, खाना उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। राज्य का ये कर्तव्य बनता है और इसी कर्तव्य के कारण हम देखते हैं कि भारत में जो राशन जो दिया जाता है, राशन कार्ड के थ्रू जो हमारे समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनको जो राशन के द्वारा खाना उपलब्ध कराया जाता है, वो आर्टिकल 47 के द्वारा ही कराया जाता है। अब देखिए जो इसमें है लोक स्वास्थ्य में सुधार। दूर केवल यही नहीं है, इसमें ये भी कहा गया है कि पोषाहार इसलिए भी उपलब्ध कराना जरूरी है ताकि लोग स्वास्थ्य में सुधार हो सके। लोगों की स्वास्थ्य में भी सुधार करना जरूरी है और ये तब हो सकता है जब सभी व्यक्ति को क्या मिले? राशन मिले। क्योंकि अगर अच्छा खाना नागरिक को नहीं मिलेगा तो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, उनके जो हेल्थ कंडीशन है उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है। तो राज्य का ये कर्तव्य भी बनता है कि वो लोगों को स्वास्थ्य सही रखने के लिए उनको पोषाहार उपलब्ध कराए। देखिए जो आर्टिकल 47 है, इनमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि नशीली दवाओं का प्रतिबंध, दवाओं का प्रतिबंध करना, ये भी राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। यानी कि राज्य की ये कर्तव्य बनता है कि राज्य जो नशीली दवाएं हैं या नशीली पदार्थ हैं जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है उनको बंद करे, उनको प्रतिबंधित करे। क्योंकि ये काम करना डीपीएसपी के अंतर्गत आता है तो राज्य पर इस बात को लेकर के फोर्स नहीं किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, या व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंच सकता है कि राज्य को नशीली दवाएं जिसमें कि शराब या इस तरह की चीजें हैं इनको बैन पूरी तरीके से करना ही है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में क्या होता है कि शराब बंद होते हैं, तो कुछ राज्यों में शराब लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पर ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है तो राज्य अगर चाहे तो शराब बिक्री राज्य में प्रतिबंधित कर सकता है, बंद कर सकता है। ये था आर्टिकल 47। अब देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। देखिए जो आर्टिकल 48 है ना, इसमें कहा गया है कि दुधारू पशुओं के हत्या
हत्या को प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, मतलब ऐसे जानवर जो दूध देता है, ऐसे जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो भारत कर रहा ही है, साथ ही जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनका विशेष महत्व है, क्योंकि उनसे दूध मिलता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अगर भारत में कुछ है तो वो दूध ही है, क्योंकि अधिकांश जनता भारत की शाकाहारी है, जो मीट मछली या इस तरह की चीजें नहीं खाते हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि जो दूध देने वाले जानवर है उनके हत्या को प्रतिबंधित किया जा सके, उनको बचाया जा सके, ताकि देश में जो जरूरतें हैं, खाद्य जरूरतें हैं, उनको भी पूरा किया जा सके। उसके बाद आर्टिकल 48 में कहा गया है कि जो वन्य जीव है, वन्य जीव के संरक्षण किया जाना चाहिए। जो वन्य जीव है, वन में रहने वाले जो जीव है, उनका पर्यावरण की दृष्टि से उनकी योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए राज्य की ये कर्तव्य बनता है कि वन्य एवं वन्य जीव को संरक्षित करे, उनको बचाने का प्रयास करे राज्य। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो आर्टिकल 48 में जो डीपीएसपी दिया गया है उनमें राज्य की ये कर्तव्य बनता है कि वो दुधारू पशुओं की जो हत्या है उनको प्रतिबंधित करे, साथ में जो वन्य है और वन्य जीव हैं उनको भी संरक्षित करने का प्रयास करें। अब देखते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या जो स्थान और वस्तु है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। वस्तु का संरक्षण। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश की पहचान होता है। किसी भी देश में जो स्मारक होते हैं, जैसे भारत में ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या कोई भी ऐसे ऐतिहासिक जगह जिससे उस देश की पहचान जुड़ी होती है, उस देश की संस्कृति की पहचान जुड़ी होती है, उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और इसी चीज को आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है या फिर जो वस्तु है उसके संरक्षण का प्रयास करे। ये चीज किसमें है? तो आर्टिकल 49 में। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में राज्य के लोक सेवा को कार्यपालिका से, राज्य के लोक सेवा को राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करना। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य की जो लोक सेवा है इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया गया है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये जरूरी है कि चूंकि लोकतांत्रिक देश में जो शक्ति होता है वो मुख्य रूप से 3 संस्थाओं में बटा होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों जो संस्था होता है
शक्ति अलग अलग तरह से होते हैं और इस शक्ति का अलग अलग उपयोग करता है। इसी चीज को भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है और जो न्यायपालिका की शक्ति है वो एक दूसरे से पृथक होगा और दोनों एक दूसरे के शक्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, ताकि लोकतंत्र बची रहे, लोकतंत्र सही तरीके से काम कर सके। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहमति की बात किया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना। आर्टिकल 51 में इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य है वो क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, वो कदम उठाएगा, वो प्रयास करेगा ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। क्योंकि भारत हमेशा से एक ऐसा देश के रूप में रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को, इंटरनेशनल पीस को हमेशा से सबसे ऊपर रखा है। कभी भी हमने किसी देश पर बेवजह आक्रमण नहीं किया है। हम युद्ध की जगह शांति पसंद करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें, साथ ही इस दुनिया को, इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उस समझौते को अपने देश में लागू करें। इस चीज के बारे में किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 51 में, अनुच्छेद 51 में। तो आर्टिकल 36 से लेकर के जो आर्टिकल 51 है जिसका संबंध डीपीएसपी से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। इसके विषय में हमने जाना कि इसमें क्या क्या बात कही गई है। आज आर्टिकल 47 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के विषय में हमने समझा। देखिए, जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो बातें कही गई है और अलग अलग बातें अलग अलग आर्टिकल में कही गई है, इन सभी आर्टिकल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो डीपीएसपी है, इन डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें कुछ बातें जो गांधीवादी दर्शन है या गांधीवादी सिद्धांत है उससे प्रभावित है। जो डीपीएसपी है, इनके 3 भागों में अगर बांटे तो कुछ डीपीएसपी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, कुछ डीपीएसपी समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित है। तो जो कुछ डीपीएसपी है वो किससे प्रभावित है? तो वो प्रभावित है उसको कहते हैं उदारवादी सिद्धांत से। उदारवादी सिद्धांत से जैसे गांधीवादी दर्शन से जो डीपीएसपी प्रभावित है, इसमें आप आर्टिकल 40 को रख सकते हैं। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करना ताकि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जा सके। तो जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में ग्राम जो मतलब स्थानीय स्वशासन है, जिसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थापना करना, और जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है जिसमें कि नगर पालिका की स्थापना करने की बात की जाती है। जो कुछ डीपीएसपी है जो समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित है, इसमें आप आर्टिकल 47 को रख सकते हैं, आर्टिकल 46 को रख सकते हैं, जिसमें कि समान लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं की बात किया गया है। उदारवादी में आप आर्टिकल 44 को रख सकते हैं, जिसमें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है। तो जो डीपीएसपी है, इन डीपीएसपी को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कुछ वो डीपीएसपी जो गांधी के दर्शन से प्रभावित है, उसको गांधीवादी डीपीएसपी के अंतर्गत रखा जा सकता है। वो डीपीएसपी जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है वो, और तीसरा जो उदारवादी सिद्धांत से प्रभावित है वो डीपीएसपी। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज भारतीय संविधान में है।
फंडामेंटल राइट्स की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में किया गया है। तो हम देखते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच अंतर क्या क्या है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच अंतर क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है वो ये कि जो डीपीएसपी होता है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। इसका मतलब हो गया कि अगर राज्य डीपीएसपी को लागू करने में समर्थ नहीं है, डीपीएसपी में जो बात कहा गया है उस बात को राज्य लागू नहीं कर रहा है, तो इस चीज को लेकर के कोई व्यक्ति डीपीएसपी के बारे में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। पर फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। और जब न्यायालय में चुनौती देगा तो न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रीट जारी करता है, आदेश जारी कर सकता है। पर डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी लागू नहीं होने पर इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। पर फंडामेंटल राइट्स को अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति में न्यायालय में इसको चुनौती दिया जा सकता है। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो डीपीएसपी है ना, ये राज्य के लिए सकारात्मक है। राज्य के लिए सकारात्मक का मतलब कि राज्य को ये दिशा दिखाता है कि राज्य को किस तरीके से काम करना है। राज्य के पास जो भी संसाधन है उस संसाधन का उपयोग कैसे करना है। पर राज्य पर ये दायित्व नहीं है, राज्य पर ये जिम्मेदारी नहीं है, राज्य पर इस बात का बर्डन नहीं आता है कि राज्य को ये बात मानना ही है। जो डीपीएसपी में चीजें कहा गया है वो चीजें करना ही है। बस राज्य को दिशा दिखाता है कि राज्य अगर इस तरीके से काम करेगा तो सही रहेगा। इसलिए ये राज्य के लिए क्या होता है, सकारात्मक होता है। पर जो फंडामेंटल राइट्स है ये राज्य के लिए नकारात्मक होता है, नकारात्मक, पर व्यक्ति के लिए सकारात्मक होता है। व्यक्ति के लिए सकारात्मक होता है। राज्य के लिए नकारात्मक का मतलब कि राज्य को ये बात बताता है कि राज्य किस सीमा तक चीजों को लागू कर सकता है। राज्य कभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या फिर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य के द्वारा किए गए काम को चुनौती दिया जा सकता है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक है। राज्य को एक सीमा बताता है कि राज्य को इस सीमा के अंदर ही रह करके काम करना है। कोई भी काम ऐसी नहीं करनी है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। इसलिए ये राज्य पर एक सीमा लगाता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को राज्य के लिए नकारात्मक कहा जाता है, पर डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है। जो डीपीएसपी है ना, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श। जो डीपीएसपी है ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है ये राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श है। जो फंडामेंटल राइट्स होता है, मौलिक अधिकार होता है, ये राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार देता है। और एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अधिकार होना ही चाहिए ताकि
वो अपने बात सरकार के सामने रख सके, या बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, ताकि वो अपने देश के अंदर समानता की भावना का एहसास कर सके। धर्म के आधार पर अगर वो कोई धर्म मानता हो तो उसके साथ किसी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कोई विचारधारा है उनका तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स होता है, मौलिक अधिकार होता है, ये लोकतांत्रिक जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका आदर्श के रूप में काम करता है। जबकि जो डीपीएसपी है ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श के रूप में काम करता है। तो ये जो भाग 4 था, ये भाग 4 खत्म होता है, जिसमें कि डीपीएसपी के विषय में चर्चा किया गया था। जो अगला वीडियो होगा वो किस पर होगा, वो होगा मूल कर्तव्य पे, फंडामेंटल ड्यूटी पे। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इनको बाद के वर्षों में भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। तो हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो क्या है और इनमें किन किन तरह के बातों को कहा गया है, क्या क्या प्रावधान है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।